ट्राई करिए इंडिया की बेहतरीन स्टॉक रिसर्च वेबसाइट ticker.finology.in और ढूंढ निकालिए अपना अगला मल्टी बैगर। आजकल जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं किसी यूपीआई या डिजिटल वॉलेट ऐप से, तो आपने 100 रुपए का पेमेंट किया और कई बार 5 रुपए आपको कैशबैक मिल जाता है। कभी सोचा है आपने कि ये 5 रुपए कहां से आया? सरकार ने तो ये 5 रुपए प्रिंट नहीं किए, आरबीआई ने भी प्रिंट नहीं किए, तो ये एप्स आपको ये 5 रुपए कैशबैक हवा से प्रिंट करके दे देती हैं। कहीं इसी तरह बिटकॉइन भी हवा में प्रिंट किया हुआ पैसा तो नहीं? क्या बिटकॉइन में आपको निवेश करना चाहिए? क्या बिटकॉइन सेफ है या फिर यह हवा में प्रिंट किया हुआ पैसा है जो कभी गायब हो जाएगा? जानेंगे बिटकॉइन के बारे में इस वीडियो में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। आपने शायद बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बिटकॉइन समझने के लिए, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप बिटकॉइन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और बिटकॉइन को हम अच्छे तरीके से समझ सकें उसके लिए जरूरी है कि हम जाने द स्टोरी ऑफ मनी, यानी पैसे की कहानी। तो सबसे पहले पैसा जैसी कोई चीज नहीं था, लोग बार्टर करते थे। यानी मैं आपसे 1 किलो गेहूं ले लूं और बदले में मेरे पास अगर चावल है तो आपको चावल दे दूं। तो चीजों का आदान प्रदान डायरेक्टली होता था। ऐसा नहीं होता था कि मैंने कपड़ों के बदले पैसे लिए और उस पैसे से मैंने फिर जूते खरीद लिए। ऐसा नहीं होता था, चीजें सीधा एक्सचेंज होती थी। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है कि मुझे चाहिए शक्कर और मेरे पास है चावल। आपके पास शक्कर है लेकिन आप उसके बदले गेहूं चाहते हो, और मेरे पास गेहूं नहीं है, मेरे पास चावल है, आपको चावल नहीं चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जिसके कारण हम शिफ्ट हुए मेटल्स पे, गोल्ड, कॉपर, इस तरह के मेटल्स। लेकिन मेटल्स के साथ भी एक प्रॉब्लम थी कि ये भारी होते थे। आपको कुछ सिक्के भी अगर आप लोहे के, कॉपर के लेके जा रहे हैं तो काफी भारी हो जाते थे, और गोल्ड ले जाना सेफ नहीं होता था। इसके अलावा अगर आप गोल्ड ले जा रहे हैं और छोटा मोटा आपको ट्रांजैक्शन करना है तो वहां बैठ के गोल्ड को काट नहीं सकते, तो गोल्ड भी फ्लेक्सिबल नहीं था। जिसके कारण तीसरा ऑप्शन आया, जिसमें यह हुआ कि सरकारें ये बोलती थी कि एक तरीके से आपके पास जितना सोना है वो हमको दे दो, हम उसको हमारे डिपॉजिट में, हमारे तिजोरी में सेफ रखेंगे और उसके बदले हम आपको नोट या करेंसी इशू कर देते हैं, और यह माना जाएगा कि आपने उतने पैसे का गोल्ड हमारी तिजोरी में रखा हुआ है और हमने उसके बदले आपको रिसीट या चालान दिया हुआ है, जिसको हम करेंसी नोट बोलते हैं। और उन करेंसी नोट से आप चीजें खरीद बेच सकते हो, जिससे आसान हो जाए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। कई बार सरकारें किसी इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण ज्यादा नोट छापना चाहती थी, और वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि जितना वो नोट छापना चाहेंगी उतना उनके पास सोने का डिपॉजिट भी होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट चाह के भी देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकती थी। इसीलिए मनी सिस्टम और एडवांस हो गया कि नहीं, अब जितना नोट इशू करना है उसके बदले सोना या कोई और धातु हमारे यहां जमा कराना जरूरी नहीं। हम कह रहे हैं ना कि इस नोट की वैल्यू 100 रुपए है तो है, और उसी से उसकी वैल्यू मान ली जाती है। जैसे आजकल भारत में हम देखते हैं कि नोट में आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है कि अगर 100 रुपए का नोट है तो मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो वचन के कारण, वो प्रॉमिस के कारण ही उस नोट की वैल्यू है 100 रुपए के नोट की। उसके पीछे 100 रुपए का सोना आरबीआई की तिजोरी में रखा हुआ नहीं है। तो सरकार जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है, ये फ्रीडम आ गई। तो इसको हम कहते हैं फिएट मनी। फिएट का मीनिंग होता है कि बाय ऑर्डर, या सरकार की मर्जी के हिसाब से। तो ये वो पैसा है जो सरकार ने प्रिंट कर दिया है सरकार की मर्जी के हिसाब से, और लगभग पूरी दुनिया इसी हिसाब पे आजकल चलती है। तो मैंने जो आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई बिटकॉइन तक पहुंचने के लिए, अब हम पहुंचने वाले हैं कि इस कहानी का इंपॉर्टेंस क्या था। देखिए, जब फिएट मनी आया, यानी सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो 2 प्रॉब्लम्स आ गई। पहला, कंट्रोल का, सरकार के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया, और दूसरा पावर आ गया कि वो अनलिमिटेड पैसा छाप सके। अब कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम होता है? सरकार के पास अगर पैसे को कंट्रोल करने की ताकत है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसा हमने देखा कि कुछ साल पहले भारत में डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो क्योंकि वो पैसा सरकार के कंट्रोल में है, सरकार छापती है, सरकार के साइन से या आरबीआई के साइन से उसकी वैल्यू होती है, तो जब चाहे सरकार एक ऑर्डर पास करके उस साइन को जीरो भी कर सकती है, जैसा डीमोनेटाइजेशन में हुआ। जिसके पास कैश रखा हुआ था वो कैश की कीमत ही नहीं बची, क्योंकि वो नोट की वैल्यू सरकार ने वापस खींच ली। तो पहला प्रॉब्लम सरकार के कंट्रोल से। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लगता है, हम यहां डिस्कस नहीं करने वाले कि डिमोनेटाइजेशन सही था या गलत था, लेकिन कुछ लोगों को इससे तकलीफ हुई,
और डिबेटेबल तो था, ये काफी दो ग्रुप हैं, एक मानता है सही था गलत था। और दूसरी प्रॉब्लम कि अनलिमिटेड पैसा सरकार छाप सकती है। तो एक ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि जितना ज्यादा पैसा छापा जाएगा उतना ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो चलिए, ये दो प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम कैश में ट्रांजैक्शन करें ही ना, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। जैसा कि हुआ डिमोनेटाइजेशन के समय भी कि जिन लोगों के पास खूब सारा कैश रखा हुआ था उन्हें प्रॉब्लम थी। अगर बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो फिर कैश की वैल्यू रहे ना रहे, नोट की वैल्यू रहे ना रहे, आपका पैसा तो डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम सॉल्व, कंट्रोल की प्रॉब्लम सॉल्व अगर हम डिजिटल मनी यूज करें। लेकिन फिर भी सेकेंड प्रॉब्लम तो है, जितना ज्यादा पैसा सरकार छापेगी उतना ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। यानी हमारे पास जो पैसा अकाउंट में या कैश किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कम होगी। तो एक तो प्रॉब्लम है कि दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये डिजिटल मनी सॉल्व नहीं कर पा रहा। और इस जो अभी डिजिटल मनी है, यूपीआई हो, वॉलेट्स हो, इस तरीके में, इसमें भी एक प्रॉब्लम और है कि हमारे जो लेजर है या हमारा जो बही खाता है, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, ये पूरा पूरा बैंक के पास है या फिर उन यूपीआई या वॉलेट एप्स के पास है, जिसको वो चाहे तो मिसयूज कर सकते हैं या जब चाहे सरकार उनसे हमारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मांग सकती है और हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चला सकती है। इसके अलावा एक सबसे मेजर प्रॉब्लम, हम अपना पैसा किसी बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब बैंक उसे मिसलेंड कर देती है या गलत लोगों को दे देती है। हमने बहुत सारे बिजनेसेस को देखा कि जिन्होंने बैंक से हजारों करोड़ रुपए उठाए हुए थे और वो वापस नहीं आते। यानी हम सिर्फ इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि हम पैसा एक्सिस बैंक को दें कि एचडीएफसी को दें कि आईसीआईसीआई को दें। उसके बाद वो बैंक हमारे पैसे का क्या कर रहा है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और जैसा हमने यस बैंक केस में देखा कि हमारा पैसा बैंक ने लिया और उसने ऐसे लोगों को लोन बांट दिया कि वो पैसा वापस नहीं आया, लेकिन खाता धारकों को तो अपना पैसा वापस चाहिए, तो सरकार को बीच में आना पड़ा और सरकार को टैक्स पेयर मनी से लोगों को उनका पैसा लौटाना पड़ा। तो जब सरकार एक बैंक को हजारों करोड़ रुपए उस बैंक में डाल के बचा रही है, तो सरकार के पास ये पैसा कहां से आया? उन्हें ये पैसा प्रिंट करना पड़ा। अगर सरकार पैसा प्रिंट करेगी तो जैसा मैंने बताया इकोनॉमिक्स का रूल है कि महंगाई बढ़ेगी। यानी बैंक्स क्योंकि हमसे पूछ के लेंड नहीं करते, तो बैंक्स अगर गलत तरीके से लेंड करते हैं तो एक तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है। तो ये आज के मनी का एक मेजर प्रॉब्लम है कि बैंक कंट्रोल करते हैं पूरी इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं पूरी इकोनॉमी, और वो जब चाहे डेटा किसी को शेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये डेटा मांग सकती है क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स सेंट्रलाइज्ड हैं, सारा लेजर, हमारी सारी बैंकिंग हिस्ट्री बैंक के पास है, तो वो खुद भी या सरकार को भी ये डेटा दे सकती है। अब फाइनली इतने लंबे एक्सप्लेनेशन के बाद, लंबा एक्सप्लेनेशन था लेकिन जरूरी था क्योंकि अब आपको बिटकॉइन क्या होता है हमेशा याद रहेगा। अब हम जानते हैं बिटकॉइन क्या है। हमने डिस्कस किया यूपीआई और वॉलेट्स को, तो यूपीआई को लेके हम बिटकॉइन को समझते हैं। यूपीआई में क्या होता है? एक यूपीआई आईडी होती है आपकी और दूसरों की। अगर आपको दूसरों की आईडी पता है तो उस आईडी पे आप पैसा भेज सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप पैसा भेजने वाले हैं तो पैसा भेजने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको एक यूपीआई पिन डालना होता है जिसे हम पासवर्ड भी बोल सकते हैं। तो बिटकॉइन भी बिल्कुल इसी तरह का डिजिटल मनी है, बिल्कुल यूपीआई की तरह काम करता है। आपका एक बिटकॉइन आईडी है, जिस आईडी अगर आप लोगों में बांट दें तो लोग आपको उस आईडी पे पैसा भेज सकते हैं जैसे यूपीआई आईडी में होता है। और आपका एक पासवर्ड है, जब भी आप अपने बिटकॉइन किसी और को देना चाहेंगे, यानी अपना पैसा किसी और को देना चाहेंगे, तो आपको वो पासवर्ड डालना है। इसे कहते हैं बिटकॉइन का प्राइवेट की, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए प्राइवेट है पासवर्ड की तरह। तो अभी तक तो ये बिल्कुल यूपीआई जैसा लग रहा है। फर्क क्या है? फर्क एक सिंपल सा है। जैसा मैंने बताया, यूपीआई हम पेमेंट एप्स, वॉलेट्स या बैंक्स के बीच करते हैं, यानी लेजर वो बैंक मेंटेन करता है और वो दूसरों को दे सकता है। बिटकॉइन में ये जो लेजर है कि आपने किसको पेमेंट किया, कितना किया, ये डेटा कोई मेंटेन एक नहीं करता। कोई बैंक, कोई ऐप, कोई एक ये डेटा मेंटेन नहीं करता। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने किसी और के बिटकॉइन वॉलेट की आईडी डाली और अपना पासवर्ड डाला और पेमेंट किया, तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल रहे हैं वो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया
और ये जो रिकॉर्ड है कि यहां से डेबिट हुआ और वहां क्रेडिट हुआ, ये कोई बैंक के पास ना जाके, कोई ऐप के पास ना जाके, ये एक साथ दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में ये डेटा चला जाता है कि इस बिटकॉइन वॉलेट से इस बिटकॉइन वॉलेट को इतने पैसे गए, पासवर्ड सही था, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। ऐसा एक साथ दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में जाता है और एक बार वो चला गया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जैसा अगर आपकी यूपीआई आईडी है और सरकार इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो आपकी यूपीआई आईडी से बैंक के पास रिकॉर्ड है कि ये यूपीआई आईडी किसकी है, इसके पीछे कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो इंसान का पता चल सकता है कि इस यूपीआई आईडी के पीछे कौन इंसान है, किसको पैसा मिला या किसने पैसा दिया। एक दूसरा फर्क ये है कि बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन इंसान है ये पता नहीं चलता, क्योंकि आपको बिटकॉइन वॉलेट खोलने के लिए, जैसे यूपीआई आईडी बनाने के लिए आपको बैंक अकाउंट या वॉलेट अकाउंट चाहिए जिसमें कि आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए। बिटकॉइन वॉलेट शुरू करने के लिए आपको पैन या आधार कार्ड की जरूरत नहीं है जैसा बिटकॉइन डिजाइन था उसमें। यानी कि बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन इंसान है ये पता नहीं चल पाता। और किसी एक कंप्यूटर में इसका रिकॉर्ड भी नहीं है कि उस कंप्यूटर को बोलो कि सारे रिकॉर्ड्स मुझे दे। लाखों लाखों कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड्स बटे हुए हैं और इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और वो रिकॉर्ड्स आपको मिल भी जाए तो वो किसका है, इस बिटकॉइन वॉलेट के पीछे कौन है, वो इंसान पता नहीं चल सकता। अब बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसीज, ये जो बिटकॉइन है इसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, रियल मनी नहीं है, डिजिटल मनी है। तो इसके दो फायदे दुनिया बताएगी। पहला फायदा ये कि आप कंट्रोल कर रहे हैं आपका पैसा कहां जा रहा है। जैसे रियल मनी में क्या होता है, हमने हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब बैंक कंट्रोल करती है कि मेरा पैसा कहां निवेश हो रहा है। लेकिन इस केस में आप अपने पैसे के कंट्रोल में हैं। दूसरा, कोई एक सरकार, कोई एक देश की सरकार इस पैसे को या तो जब्त नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ने तो ये इशू ही नहीं किया, सरकार का तो इस पे कंट्रोल ही नहीं है। तो किसी एक देश की सरकार की मन मर्जियों पे बिटकॉइन डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जैसे बीच में भारत ने भी किया था कि बिटकॉइन एप्स को बंद कर दिया। बिटकॉइन को में निवेश करना भारत में अगर आप हैं तो उसे बहुत ज्यादा मुश्किल, गैर कानूनी, लगभग नामुमकिन बना दिया। लेकिन भारत सरकार चाह कर भी अगर एक बिटकॉइन की कीमत $10,000 है तो उसे 0 या 5,000 या 2,000 नहीं कर सकती। सारी दुनिया में कैसा डिमांड सप्लाई है उसके हिसाब से बिटकॉइन की कीमत या वैल्यू डिसाइड होगी। तो कल को अगर भारत कर्जे में डूब जाता है और ज्यादा नोट छापने लगता है तो बिटकॉइन की कीमत नहीं गिरेगी, क्योंकि वो भारत सरकार के एक्शंस पे निर्भर नहीं है या किसी भी देश के सरकार के एक्शंस पे निर्भर नहीं है। यानी इससे मैं ग्लोबल करेंसी में निवेश कर पा रहा हूं और किसी एक सरकार के गलत या सही निर्णय से मेरा पैसा, मेरी मेहनत की कमाई अफेक्ट नहीं होगी। और दूसरा, मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि मेरा पैसा कहां लग रहा है या किसको जा रहा है। और तीसरा, जो इसका मेजर डिसएडवांटेज माना जाता है, जिस कारण भारत में भी इसको लेके काफी दुविधा रही है, अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे अलाउड है, ऐसा यूज करना नॉट अलाउड, वो ये कि क्योंकि ओनर की आइडेंटिटी पता नहीं चलती कि ये बिटकॉइन किसका है, किसने ट्रांजैक्शन किया, तो काफी इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी बिटकॉइन यूज होता है, ऐसे एलिगेशंस लगते रहे हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न है बिटकॉइन या बाकी करेंसीज के साथ कि हो सकता है ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा हो। अब बिटकॉइन को लेके इतना हवा क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों में इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। बिल्कुल, 2010 से लेके 2017 तक इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उसके दो कारण थे। उन कारणों को जानना जरूरी है और ब्लाइंडली ये उम्मीद करना कि आपको वैसे ही रिटर्न मिल जाएगा, ये सही नहीं है। दो कारण जिसके कारण बिटकॉइन ने अच्छा रिटर्न दिया। पहला, बहुत नई चीज थी, नॉवेल्टी थी और थोड़ा इसमें मूवमेंट आ गया था, तो जो थोड़ा बहुत रिटर्न दे दे, एकदम से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का उस चीज में आ जाता है और भेड़ चाल में सब उसकी डिमांड करने लगते हैं। और ऐसे में जिस चीज की बहुत डिमांड हो उसका भाव तो बढ़ ही जाता है। और दूसरा, इसकी सप्लाई लिमिटेड थी, यानी पहले से ये डिसाइडेड था कि केवल 21 बिलियन बिटकॉइंस ही दुनिया में होंगे। तो जैसे गोल्ड की कीमत क्यों है? क्योंकि गोल्ड रेयर है, गोल्ड कम मिलता है, गोल्ड हर जगह सड़क पे बिखरा हुआ नहीं है। अगर गोल्ड भी आसानी से 2 फीट जमीन खोदो और सोना निकल जाए तो गोल्ड की भी कीमत नहीं होती। तो बिटकॉइन क्योंकि बहुत कम थे इसलिए भी बिटकॉइन की स्कैरसिटी थी और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। लेकिन हमको ये जानना होगा कि किसी भी करेंसी के दो यूजेस होते हैं। पहला, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी अगर डॉलर मेरे पास है
तो मैं डॉलर देके कुछ खरीद सकता हूं, रुपए मेरे पास है, रुपए देके मैं कुछ खरीद सकता हूं। और दूसरा कि मैं स्पेक्यूलेशन करूं या ट्रेडिंग करूं कि डॉलर का भाव बढ़ेगा, रुपए का गिरेगा, तो मेरे को डॉलर खरीद लेना चाहिए। अगर मेरे को लग रहा है रुपए का भाव बढ़ेगा, डॉलर गिरेगा, तो मेरे को रुपया खरीद लेना चाहिए। तो मैं करेंसी को इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि करेंसी का भाव ही कम ज्यादा होगा। और दूसरा रीजन कि मैं करेंसी अपने पास रखना चाहता हूं ताकि मैं उससे चीजें खरीद सकूं। तो बिटकॉइन में चीजें खरीदना आसान नहीं है, जितना आसानी से आप रुपयों से चीजों को खरीद सकते हो। हर दुकान में रुपया एक्सेप्ट होता है भारत में, दुनिया में डॉलर एक्सेप्ट होता है, बिटकॉइन आपको हर दुकान में एक्सेप्ट नहीं होता। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि बिटकॉइन लोग इसीलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उससे ट्रांजैक्शन करना आसान है। बिटकॉइन लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे थे कि ये 5,000 का 10,000 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, और कुछ सालों तक ऐसा हुआ भी। लेकिन 2018 में बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से क्रैश की, और जो बिटकॉइन को एज एन इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे उनके पूरी की पूरी जिंदगी की कमाई भी खत्म हो गई। ऐसा भी लोगों के साथ हुआ बिटकॉइन क्रैश के कारण। तो अगर बिटकॉइन बढ़ता जा रहा था, ये रेयर था, सोना भी रेयर है, तो सोना बढ़ता जाता है, तो बिटकॉइन क्रैश क्यों हुआ? एक मेजर कारण, जब भी कोई चीज सक्सेसफुल होती है तो वैसी और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। जैसे ही वो सक्सेसफुल हुई, 2016, 17 और 18 का शुरुआती समय ऐसा था जब बिटकॉइन एकदम से सक्सेसफुल हो रही थी, तो एकदम से रिपल, इथेरियम, ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ गई, बहुत सारी और डिजिटल करेंसीज आ गई। तो जिन लोगों को बिटकॉइन महंगा लगने लग रहा था वो इथेरियम खरीदने लगे, रिपल खरीदने लगे, बाकी ऐसी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए जिसको खरीदने लगे। अब जरा इसको शेयर्स से समझते हैं। अगर एमआरएफ भी टायर बना रहा है, जेके टायर भी टायर बना रहा है, तो कौन से शेयर का दाम ज्यादा रहेगा? जो कंपनी के टायर ज्यादा अच्छे हैं, जिस कंपनी के टायर ज्यादा पॉपुलर हैं, कस्टमर्स जिस कंपनी के टायर को ज्यादा पसंद करते हैं, और जो कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाती है, उसके शेयर्स का दाम बढ़ेगा। लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल में कौन ज्यादा अच्छा है? तो जितनी नई करेंसीज आ रही थी वो ज्यादा अच्छी हो रही थी। क्यों? उनमें ट्रांजैक्शन जल्दी होता था, वो नई टेक्नोलॉजी से बनी थी, उन्होंने बिटकॉइन को देखा था तो उसकी कमियों को दूर किया। तो इस कारण से मैं ये नहीं कह पाता था कि बिटकॉइन बढ़ेगा क्योंकि बिटकॉइन ज्यादा अच्छा है और इथेरियम बुरा है, रिपल बुरा है, तो वो नहीं बढ़ेगा। सब लगभग एक जैसी थी, बल्कि नई वाली कुछ मायनों में ज्यादा बेटर ही थी। तो जिस कारण बिटकॉइन वैल्यू नहीं था, यानी बिटकॉइन सुपीरियर नहीं था, ज्यादा बेटर नहीं था। और अगर कोई चीज दूसरों के, अपने कंपटीशन से ज्यादा बेटर नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो लंबे समय तक बढ़ती नहीं रह सकती। तो क्रिप्टो करेंसी डेफिनेटली दुनिया में अच्छा करेगी, लेकिन कौन सी करेगी? कई 100 क्रिप्टो करेंसीज हैं, कौन सी एक दूसरे से बेटर है? अभी हर 2 महीने में एक नई करेंसी आती है जो पिछली वालों से बेटर होती है। तो इसीलिए अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको बताऊं बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या निवेश करना चाहिए। मैं पर्सनली तो नहीं करता, मुझे ये सही नहीं लगता। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि बिटकॉइन क्या है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल से आज कुछ अच्छा सीखा हो तो दबा दीजिए इस सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें हर बार और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप सट्टा नहीं, निवेश सीखना चाहते हैं, अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए वेल्थ क्रिएशन सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करना, स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह निवेश करना, हमारे अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स को ज्वाइन करके, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह है 1 साल का कोर्स जहां वीडियो, टेक्स्ट लेसन्स, क्विजेज के जरिए हम आपको सिखाएंगे एक अच्छा इन्वेस्टर बनना। इसके साथ ही अगर आप रोज मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, रोज कुछ नई फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जिसकी आईडीज अब आपके स्क्रीन पर है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।